आपका भाई मिल गया ना सेक्शन 106 सीआरपीसी निकालिए अब। देखिए सीआरपीसी भाई चल रहा था, उसको आगे बढ़ाया जाए। 106 तक बताया गया था। देखिए फिर एक बार आपका, यानी कि धारा 106 तक हम बताए थे कि जब कोर्ट ऑफ सेशन या फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को कन्विक्ट या दोष सिद्ध करता है और उन अपराधों में करता है जिनका उल्लेख आपका क्लास 2 में किया गया है, और उसे लगता है कि जब ये व्यक्ति जेल से छूटेगा, कारागार से छूटेगा, तो अशांति फैला सकता है, पीस को ब्रीच कर सकता है। तो ऐसे न्यायाधीश क्या कर सकते हैं? मजिस्ट्रेट उसे श्योरिटी मांग सकते हैं, गारंटी मांग सकते हैं। अधिकतम कितना दिन के लिए? 3 साल। और जब अपील में या रिवीजन में मामला पहुंचता है, तो अपील या रिवीजन न्यायालय भी चाहें तो ये श्योरिटी मांग सकते हैं। जब अपील या रिवीजन में वह क्या सुनाते हैं? फैसला। इसके बाद आपका 107 हम बताए थे कि अन्य दशाओं में पीस बनाए रखने, परिशांति बनाए रखने, शांति बनाए रखने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आपका श्योरिटी या प्रत्याभूति मांगता है, तो कितने समय के लिए अधिकतम मांग सकता है? 1 ईयर। और श्योरिटी के सहित की रहे तो स्वेट छोड़ दीजिए उनका आपका, यानी कि प्रतिभू सहित की रहित, तो प्रतिभू आपका कह सकते हैं सहित या रहित, दोनों हो सकता है। यानी कि गारंटर मांग भी सकता है और गारंटर नहीं भी मांग सकता। इधर की धाराएं चूंकि अब प्री के लिए है, मैं फिर बता दूं तो भाई थोड़ा बहुत हम शार्ट करेंगे पढ़ाते समय। इधर की धाराएं चूंकि प्री के लिए हैं, तो अब जो सेक्शन 108 से लेकर और 124 तक चलेगा, थोड़ा शॉर्टकट में चलेगा। फिर 125 आपका कम से कम 2 लेक्चर लगता है। तो आपका देखिए, अब इधर अगर आप कुछ न तैयार रखें, हेडिंग भी तैयार रखें, तो काम चल जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपका कुछ बता रहा हूँ। अब 108 आ जाइए। 108 में आपका है कि राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से आपका गुड बिहेव के लिए, यानी कि सदाचार के लिए प्रत्याभूत, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति ऐसी बातों को आपका फैला सकते हैं जो सेडिशन के नेचर की हैं, जो देशद्रोह की नेचर की है, राजद्रोह की नेचर की हैं, तो ऐसे व्यक्तियों से भी सदाचरण के लिए, गुड बिहेव के लिए, यानी कि आप अच्छा आचरण बनाए रखिए। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट चाहें तो अधिकतम 1 ईयर तक के लिए श्योरिटी मांग सकता है, गारंटी मांग सकता है कि आप बंद पत्र भरिए, बांड भरिए कि आप अगले 1 साल तक ऐसी बातें फैलाएंगे कि नहीं फैलाएंगे, नहीं फैलाएंगे। तो सेक्शन जरूर याद रखिए। आपका एक बार आपका बेयर एक्ट न भी पढ़िए तब भी चल जाएगा काम, लेकिन एक बार हम बता देते हैं। 2-3 बातें और इसमें समाहित हैं। देखिए भाई, आपका जब किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इतिला मिलती है, इतिला मतलब की जानकारी यानी कि सूचना मिलती है, नोटिस मिलती है। अब कौन या क्या सूचना मिलती है? कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर, यानी कि जो उसकी लोकल जुडिक्शन है उसके अंदर, बाहर नहीं, उसके क्या अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी अधिकारिता के अंदर या बाहर क्या क्या कर सकता है, यानी कि उस इलाके में या उस इलाके से बाहर, यानी कि आसान भाषा में
उस हलके में ये कर सकता है या उस हलके से कहाँ कर सकता है, बाहर। तो भाई उस एरिया में या किसी अन्य एरिया में क्या क्या कर सकता है, क्या संभावना है। देखिए, या तो मौखिक रूप से यानी कि ओरल रूप से, या लिखित यानी कि रिटेन रूप से, या अन्य किसी रूप से निम्नलिखित बातें इंटेंशन के साथ, साशय के साथ फैलाता है या फैलाने का अटेम्प्ट या प्रयत्न करता है या फैलाने का दुष्प्रेरण करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ये विश्वास हो जाए कि कोई व्यक्ति उनके जुरिडिक्शन के अंदर हैं, अधिकारिता के अंदर हैं, या तो वह मौखिक रूप से यानी कि सेडिशन करेगा, भारत तेरे टुकड़े होंगे, हम असम को अलग कर देंगे, कश्मीर को अलग कर देंगे, पंजाब को अलग कर देंगे, इस बात का नारा लगा सकता है। ये संभावना है या नारा लगा रहा है, चाहे लगा रहा हो या संभावना है कि ये बात कर सकता है। या तो ये ओरल रूप से कर सकता है यानी कि मौखिक बोलकर, या रिटेन रूप से यानी कि किसी लेटर में लिख सकता है, समाचार पत्र में लिख सकता है, या किताब में लिख सकता है, या पोस्टर चिपका सकता है, या किसी अन्य माध्यम से। तो लिखित और मौखिक के अलावा अन्य माध्यम क्या है, तो जितने आधुनिक माध्यम हैं यानी कम्युनिकेशन के जितने आधुनिक माध्यम हैं, ये सब इसमें क्या होंगे, समाहित। यानी कि सोशल मीडिया एक लाइन में हम कह सकते हैं, यानी कि इसका मतलब फेसबुक पर ऐसा ग्रुप बनाया है, चला रहा है, व्हाट्सएप पर ऐसा ग्रुप बनाया है, चला रहा है, जिसमें कि आपका या तो निम्नलिखित बातें साशय फैलाता है, यानी कि जानबूझकर ऐसी बातें वो क्या करता है, आपका फैलाता है, या फैलाने का अटेम्प्ट या प्रयास करता है, या आपका कह सकते हैं कि फैलाने का एबेटमेंट करता है, दुष्प्रेरण करता है, यानी कि लोगों को क्या किया, सामान्य भाषा में उकसा दिया। जैसे यूक्रेन को उकसा दिए पश्चिमी देश, मुख्य रूप से अमेरिका, कि तुम ताकतवर हो, रूस क्या तुम किसी से लड़ सकते हो, हम तुम्हारे क्या हैं साथ। और जब लड़ाई हुई तो सब क्या हुए, धीरे से भाग गए, और अकेला बेचारा यूक्रेन लड़ ही रहा है। लेकिन मानना पड़ेगा यूक्रेन के सैनिकों को, वहां के राष्ट्रपति को, इतना होते हुए भी पीछे नहीं हटा, यानी कि तमाम बर्बरता की गई। आप देख ही रहे हैं, तमाम शहर बर्बाद हो गए, सभी बिल्डिंगें लगभग ध्वस्त हो गई। फिर भी यूक्रेन के लोग, वो तो पहले से ही तैयारी यूक्रेन कर रहा था, जानता था कि हो सकता है कि रूस हम पर क्या करे। 2014 से ही तैयारी सुरक्षा की कर रहा था। वो अलग बात है कि एक छोटा बम नहीं है, और वह कौन सा बम है, आपका एटम बम। एटम बम रहता तो हो सकता है फेंकवा देता रूस पर, भले चला जा रहा है गर्त में। वहीं एक बम की अब डिमांड ज्यादा हो रही है, यानी कि बम की डिमांड क्या हो रही है विश्व में, और अमेरिका चतुर देश है, अपना बम बेचेगा और पैसा क्या करेगा, कमाएगा। भारत में कहाँ है बम बेचने की क्षमता। अगला देखिए भाई, कोई ऐसी बात जिसका प्रकाशन यानी आईपीसी के सेक्शन 124 ए के तहत आ जाए, यानी कि ऐसी बात कर देगा जिससे कि आपका सेडिशन हो जाएगा, देशद्रोह या राजद्रोह, या 153 ए या 153 बी के तहत, या 295 ए के तहत आता है, यानी कि भाषाई आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर लोगों को भड़काया जाए, या धार्मिक मामले में 295 ए के तहत भड़काया जाए लोगों को, किस आधार पर, रिलीजन के आधार पर, धर्म के आधार पर, ऐसा कर सकता है। ये संभावना है या कर रहा है। अगला देखें, किसी न्यायाधीश से, यानी कि कोई आपका कह सकते हैं कि जज साहब हैं,
वह ऑन ड्यूटी कार्य कर रहे हैं, तो ये हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति जज साहब को ही धमका दे या जज साहब की डिफमेशन डिफमेशन या मानहानि कर दे। तो ऐसी दशा में या ऐसी बात का प्रकाशन कर सकता है जो आईपीसी के सेक्शन 292 में आता है, यानी कि अश्लील बातों का क्या कर सकता है प्रकाशन। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से कहेंगे जो गुड बिहेव बनाओ, सदाचारी बने रहो और अधिकतम कितने दिन तक के लिए गारंटी दो, 1 साल की गारंटी दो कि तुम अगले 1 साल तक ये सब बातें फैलाओगे कि नहीं फैलाओगे, नहीं फैलाओगे। तो अधिकतम कितने के लिए मांगी जाती है, 1 साल। अब आज देखिए आपका संदिग्ध व्यक्ति, यानी कि जो आपका 109 सस्पेक्टेड पर्सन, संदिग्ध व्यक्तियों से आपका गुड बिहेव बनाए रखने के लिए आपका सियोरिटी मांगी जाती है। तो पहला क्वेश्चन ये उठता है कि कौन ऐसे व्यक्तियों से सियोरिटी मांग सकता है। तो कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मांग सकता है, यानी कि कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट। संदिग्ध व्यक्ति किसे कहा जाएगा, जो अपनी उपस्थिति को छुपा रहा है। और छुपा क्यों रहा है कि मौका मिलते ही वह कौन सा ऑफेंस कर बैठेगा, कैसा अपराध करेगा, कांगनिजेबुल यानी कि संग। बस 1-2 लाइन जानना है। जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यह विश्व इत्तिला मिलती है, यह नोटिस मिलती है, सूचना मिलती है कि उनके जुडिक्शन के अंदर, उनके अधिकारिता के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी उपस्थिति को क्या कर रहा है, छुपा रहा है। और उद्देश्य क्या है अपीयरेंस को आपका छुपाने का, कि उस इलाके में या किसी बाहरी इलाके में जाकर कौन सा ऑफेंस कर बैठेगा। असंज्ञेय नहीं, नॉन कॉग्निजेबल नहीं, सतर्क रहना है, संज्ञेय। तो ऐसा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अधिकतम कितने दिन तक के लिए ऐसे व्यक्ति से सियोरिटी की मांग कर सकता है, प्रतिभू रहित या सहित। तो समय कितना बताया गया था, 1 साल। कितना समय आपका बताया गया था, 1 ईयर। अब बताया था मैं भूमिका में भी कि अगर कोई महिला मुख बांध कर चल रही है, मुख ढक कर चल रही है, तो उसे संदिग्ध नहीं माना जा सकता। लेकिन यही कार्य कोई पुरुष कर रहा है तो कुछ उच्च न्यायालयों ने इसे संदिग्ध माना और ये माना कि ऐसा पुरुष 109 में आ जाता है। तो आपका वो उतना नहीं जानना है। अब आइए 110 धारा 110। ये थोड़ा डिटेल में चलना पड़ेगा भाई, क्योंकि यहाँ से आपका अंदर से क्वेश्चन बन रहा है। देखिए इसको भाई, आपका फिर एक बार हैबिचुअल ऑफेंडर, यहाँ से देखिए थोड़ा कोरिलेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका एक तो 110 को कोरिलेट करिएगा, पहला ये पढ़ना है। 110 के साथ आपका द इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 60 पढ़नी है, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 पढ़नी है। अब आइए आपका पहले देखा जाए, हैबिचुअल ऑफेंडर या अभ्यासिक अपराधी या आदतन अपराधी किसे कहा जाता है। आदतन अपराधी की परिभाषा आपका सीआरपीसी के सेक्शन 110 में नहीं दी गई है। तो आदतन अपराधी कौन माना जाएगा, तो जो मिलता है किताबों में, ऐसा व्यक्ति जो अपराध करने के बार बार अपराध करता हो और अपराध ही न करता हो बल्कि समाज में फेमस हो, सोसाइटी में फेमस हो अपराध करने के लिए। तो ऐसी दशा में अब पहले एविडेंस का सेक्शन 60 देखिए भाई।
एविडेंस का सेक्शन 60 कहता है कि जो भी ओरल एविडेंस होगा, जो भी मौखिक साक्ष्य होगा, वह डायरेक्ट होना चाहिए, प्रत्यक्ष होना चाहिए। अर्थात वह व्यक्ति आकर न्यायालय में गवाही दे जो अपने आइज से, अपने आंखों से घटना को स्वयं देखा, अपने कानों से घटना को क्या किया है, स्वयं सुना, या अपने आपका इंद्रियों द्वारा स्वयं बोध किया है, ज्ञान किया है। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। आपका एक दूसरा भी एविडेंस है जिसे हम कहते हैं हियर से एविडेंस या अनुश्रुत साक्ष्य। तो आपका 110 देखिए, लोगों में वह व्यक्ति फेमस है, प्रसिद्ध है कि यह बार बार इस अपराध को करता है, लेकिन कभी भी वह सजा नहीं पाया। तो क्या लोग उसको अपराध करते हुए देखे हैं कि केवल सुने हैं? तो ये कौन सा एविडेंस हो गया? हियर से। फिर भी अनुश्रुत साक्ष्य या हियर साक्ष्य, हियर एविडेंस होते हुए भी इसे एविडेंस में क्या किया गया है? स्वीकार। इसमें कोई शक नहीं है। अर्थात लोगों के कथनों के आधार पर, जो सुनी सुनाई बातों के आधार पर इसमें क्या किया जाएगा? विश्वास। अगला देखें, अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सूचना मिलती है और उन्हें लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो उसके इलाके में, उसके लोकल जुरिडिक्शन के अंदर निम्नलिखित अपराधों को करने के लिए अभ्यासिक हैं, प्रसिद्ध हैं, हैबिचुअल हैं, अर्थात बार बार वो अपराध वो क्या करता है? करता है। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से गुड बिहेव बनाए रखने के लिए, सदाचारी बने रहने के लिए, नैतिक बने रहने के लिए श्योरिटी या प्रतिभूति या गारंटी मांग सकते हैं। अधिकतम कितने साल तक मांग सकते हैं? 3 साल। कि ऐसा कार्य करना कि न करना, न करना। और प्रतिभू रहित यानी कि श्योरिटी के साथ कि बिना श्योरिटी के, तो श्योरिटी सहित यानी कि गारंटर भी लाओ, अर्थात जमानतदार भी तुम क्या करो? लाओ। तो अधिकतम कितने दिनों के लिए मांगा जा सकता है? 3 साल। कौन मांग सकता है? अब प्रतिभू सहित की रहित की, दोनों, दोनों न मारिए, प्रतिभू सहित। किससे मांगा जाता है? हैबिचुअल अफेंडर। अब इसमें बहुत अंदर एक बार एपीओ में गया है आपका, एक बार जो एपीओ में जाकर आपका क्वेश्चन बना है वह देखा जाए भाई। ये जो आपका एक लिस्ट दी गई है, यानी कि 1110 में एक लिस्ट दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति हमेशा बार बार इन कानूनों के तहत आने वाले अपराधों को करता है, तो ये माना जाएगा कि वह हैबिचुअल अफेंडर हैं, आदतन अपराधी हैं, आभ्यासिक अपराधी हैं। थोड़ा तो ऐसी दशा में उसमें जो पूछा गया था एक बार कि किस कानून के तहत आपका आने वाला व्यक्ति हैबिचुअल अफेंडर नहीं माना जाएगा, तो उसमें भी दिया था डावरी एक्ट के तहत। यानी कि अगर कोई पति अपनी पत्नी से, ससुर से, साले से बार बार डावरी या दहेज की मांग करता है, तो क्या उसे धारा 110 के तहत आदतन अपराधी कहा जाएगा कि नहीं? नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उस कानून का नाम या दहेज का उल्लेख सेक्शन 1110 में नहीं। भले समाज कहे कि ये आदत बन गई है इसकी, ये जीजा है और अपने ससुर से क्या मांग रहा है? पैसा। यानी कि एक उदाहरण भी देखा जाए, मान लीजिए कि दामाद जी थे, बहुत प्यार प्यार से नाम लिया जाता है कि ये दामाद जी हैं, आए हैं, इनकी आवाभगत की जाए। कब दामाद जी मुंह खोल दें सुरसा जैसे, कोई भरोसा नहीं है। और खोल देंगे तो हर हाल में क्या करना पड़ेगा? डिमांड पूरा।
कभी टीवी मांग दे, कभी फ्लैट मांग दे, कभी घोड़ा मांग दे, कभी गधा मांग दे, कभी अंडा मांग दे, क्या मांग दे, कोई भरोसा है? क्यों? माँ की कोई भरोसा नहीं न रहता, क्या मांग दे? देखिए भाई, जो लोग पीड़ित हैं, विक्टिम हैं, आहत हैं, वो लोग ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं, और जो लोग आहत नहीं है पहले से ही सतर्क रह सकते हैं। आगे देखिए आपका, यानी कि फिर एक बार रट कर जाइएगा, अब वो लिस्ट नहीं याद करना है। एक लाइन डी के लिए है कि डावरी एक्ट के तहत जो डावरी मांगी जाती है उनको हैबिचुअल अफेंडर नहीं माना जाएगा, और सब पढ़ना नहीं है। अगला देखिए आपका, नंबरी में कभी काल समाज में पूछा जाता है, भाई फिर हम एक बार बता दें। 7 नंबरी पूछे कि किसे कहा जाता है 7 नंबरी, तो 107 वाले को। 8 नंबरी यानी कि 108 वाले को। ये 9 नंबरी वाला है यानी कि 109 वाले को। और सबसे बड़ा 10 नंबरी है, क्योंकि 10 नंबरी क्यों सबसे बड़ा है? क्योंकि ये आपका बार बार अपराध करने के लिए समाज में क्या है, यानी कि एक दो उदाहरण और देखा जाए, भाई इतना से नहीं होगा, एक दो उदाहरण और। यानी कि कहा, देखिए आपका लीगल उदाहरण देखा जाए, आपका लीगल उदाहरण ये आया कि ये एक सुनार हैं, और आपका जितना चोर चोरी माने चुरा कर सोना लाते हैं, यह समाज में प्रसिद्ध है कि जो चोरी का माल है ये खरीदता है, लेकिन कभी सजा नहीं हो पाई। लेकिन आसपास के सभी लोग इस बात को जानते हैं, सुने हैं कि ये जितना चुराया हुआ माल रहता है वो क्या करता है, सोने का खरीदता है, कान की बाली, नाक की बाली, चैन, जितना आपका जो ये झपट्टा मार है आपका मार्केट में, भाई फिर एक बार सतर्क किया जाता है पढ़ाते समय। कई लोगों के साथ घटनाएं घट चुकी हैं। आप जब भी मार्केट में निकलिए इस समय दोपहर के मौसम में, और सतर्क रहना है, आपका मोबाइल से बात करते हुए रास्ते में न चलिए। फिर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कोचिंग के कई लोगों के साथ घटना घट गई। झपट्टा मार पीछे से देख रहा है, अचानक आया और झपट्टा मारकर पल्सर से क्या हुआ, फरार। उसके बाद न तो पुलिस कुछ कर पाएगी और न आपका समाज कुछ कर पाएगा, क्योंकि पुलिस के पास इतना समय नहीं है कि आम जनता का मोबाइल खोजे। मंत्री विधायक जी का रहता तो क्या होता, 2 मिनट में मोबाइल, इलाके के जितने शातिर चोर हैं पकड़ लेती पुलिस। लेकिन आपका मोबाइल है तो जाए, एफआईआर ही दर्ज नहीं होगी, दौड़ते रहिए। तो तमाम समस्याएं, तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है भाई। मोबाइल वोबाइल से सतर्क रहिए, रास्ते में बात करते हुए भाई न चलिए इस समय अंधेरे में और दोपहर के समय में। भले आपका वो ब्लूटूथ लगा लीजिए वो सही है, ईयरफोन लगा लीजिए सही है, लेकिन हाथ में लेकर न चलिए। हम फिर सतर्क कर रहे हैं, ये नहीं कि यहाँ घटना नहीं हो सकती है, बाइक रोड पर कई बार ये घटनाएं हो चुकी हैं भीड़ भाड़ में ही। तो फिर एक बार देखिए इसको, आपका एक तो उदाहरण हम बताया आपका, मैंने चोरी का माल खरीदने वालों को। दूसरा उदाहरण देखिए, एक सामाजिक उदाहरण लास्ट में देखा जाए, तब प्रक्रिया शुरू किया जाए। जो सामाजिक उदाहरण में पढ़ा जाता है, बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। एक भाई, चूंकि आसाराम का उदाहरण देने पर एक दो भक्त नाराज हो गए थे, अतः आपका वो उदाहरण बैक किया जाता है। अब नेतागिरी पर उदाहरण, यानी कि आपका अमरमणि त्रिपाठी और अमनमणि त्रिपाठी दो व्यक्ति हैं, एक बाप है तो दूसरा बेटवा है। तो बाप मंत्री रहा था, बेटवा विधायक बना, तो बाप ने अपने प्रेमिका को ही मरवा दिया, तो आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे। अमरमणि त्रिपाठी मंत्री थे, तो बेटवा ने क्या किया कि अपनी बीबी को ही मरवा दिया और कह दिया कि गाड़ी पलट गई, यानी कि गाड़ी पूरी पलट कर खाई में चली गई, आपको खरोच तक नहीं आई और बीबी आपकी मर गई। तो उसके बाद सीबीआई जांच चल रही है, तो जाकर मिल लिया, योगी जी का पैर छू लिया, मोदी जी का। तो सीबीआई क्या पड़ गई है, सुस्त। अब कब तक चलेगी जांच, क्या होगा, क्योंकि आपका सीबीआई तो तोता ही है ना, जो केंद्र सरकार रटा रटा है बोलेगी वही सीबीआई बोलेगी। ये तो हम नहीं कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा।
तो आपका जो केंद्र सरकार कहेगी सीबीआई उसे के पीछे पड़ जाएगी। इसीलिए मायावती भी डरी हुई है। जब तक जेल नहीं गई तो हो सकता है कि ये भाजपा वाले क्या भेज दें। तो प्रचार नहीं करूंगी, भाजपा वाले को क्या करूंगी, जिता दूंगी। जिताने में हम रोल रहा है मायावती का। अगर ये कुछ वोट काट देती तो भले कुछ आपका मैंने सपा आगे बढ़ सकती थी। तो आगे इस प्रकार आपका 110 समाप्त हो गया। 3 साल याद रखिएगा। अब प्रोसीजर देखिए, यानी कि जो आपका 111 से लेकर 124 तक चलेगा वह प्रोसीजर चलेगा, प्रक्रिया। 106 से लेकर 110 तक सब्टेंसिव प्रावधान थे, सारवान प्रावधान। प्रक्रिया में आपका दो तीन तीन या चार धाराओं से क्वेश्चन बनने का चांस रहता है प्री में। लेकिन एमपी जो लोग जा रहे हैं भाई, एमपी में कोई भरोसा नहीं है, मैं बता दूं। एमपी में फालतू धाराओं से भी बना है क्वेश्चन, लेकिन यूपी में 3 4 धाराएं, तो एक क्रम बनाया जाए। कोई उदाहरण लिया जाए भाई, देखिए आपका 110 का ही उदाहरण 107 का लिया जाए, क्योंकि आपका 107 ज्यादा प्रसिद्ध है। आपका 107 की कार्यवाही चूंकि ज्यादा समाज में फेमस है, तो एक उदाहरण लिया जाए और उसी उदाहरण पर पूरी धाराओं को चलाया जाए। 111 से लेकर कहाँ तक की धारा है, 124 पूरा कवर हो जाएगी। देखिए, ये एक व्यक्ति है और इससे ये आशंका है कि ये पीस ब्रीच कर सकता है। तो ऐसी दशा में 107 ये कहता था कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं, ऐसे श्योरिटी मांग सकते हैं, यानी कि गारंटी या प्रत्याभूति मांग सकते हैं कि तुम प्रत्याभूति या गारंटी दो। कितने साल तक के लिए मांग सकते हैं, 1 ईयर के लिए अधिकतम, कि तुम पीस मेंटेन रखोगे, यानी कि परिशांत क्या करोगे, बनाए रखोगे। तो ऐसी दशा में जब ये शो काज नोटिस कहा जाता है, ये सारवान प्रावधान है। अब जब श्योरिटी मांगी जाएगी तो इसके लिए प्रोसीजर का प्रावधान कहाँ से कहाँ तक है, तो 111 से लेकर कहाँ तक आपका 124। तो एक के खिलाफ प्रक्रिया क्या होगी, अब इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। अब आइए धारा 111। देखिए 111 भाई, आपका आदेश का दिया जाना, ये अंतिम आदेश नहीं होता, ये प्रारंभिक आदेश होता है। इसे हम कहते हैं शोकाज नोटिस। यानी कि किससे बताइए, श्योरिटी मांगने की बात की जा रही है इसे। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट ए के नाम शोकाज नोटिस जारी करेंगे, यानी कि कारण बताओ नोटिस, यानी कि क्यों न तुमसे इतने समय के लिए श्योरिटी मांगी जाए। तो जब नोटिस जारी करेंगे तो उस नोटिस में क्या क्या लिखा जाएगा, अब बेर की भाषा देखिए। ये भाई अंतिम आदेश नहीं है, प्रारंभिक आदेश है। मैं फिर बता दूं, अंतिम आदेश आपका जांचों के बाद दिया जाता है। देखिए आपका, जब कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो धारा 107, 108 या 109 या 110 के अधीन कार्य कर रहा है, यह आवश्यक समझता है कि किसी व्यक्ति से अपेक्षा की जाए कि वह उस धारा के अधीन कारण दर्शित करे, सो काज नोटिस मन कारण रीजन बताए, तब ऐसा कार्यपालक मजिस्ट्रेट इत्तिला का सार, यानी कि जो सूचना मिली है उसकी मुख्य मुख्य बातें, उस बंद पत्र की रकम, यानी कि कितने का बांड तुम्हें भरना है, वह रकम दे दे, और जो निष्पादित किया जाना है और कितने समय के लिए प्रत्याभूति मांगी जाएगी और या श्योरिटी मांगी जाएगी, और गारंटर के साथ की बिना गारंटर के, यानी कि जमानतदार के साथ की बिना जमानतदार के, ये सब कुछ लिखते हुए आपका मौखिक आदेश देगा कि लिखित आदेश। लिखित, इसका मतलब 111 अपनी भाषा में समझिए, वो तो लीगल भाषा में हुआ।
111 में शो काज नोटिस जारी होती है कि भाई आपके विरुद्ध ये सूचना या इत्तिला मिली है। उसका मुख्य मुख्य बात है, आपको आप कारण बताइए कि क्यों ना आपसे इतने समय के लिए बांड भरवाया जाए, मैंने इतने समय के लिए आपसे श्योरिटी लिया जाए, इतने का बांड भरवाया जाए और इतने आप क्या दीजिए, प्रतिभू यानी कि गारंटर। तो ये एक आदेश दिया जाएगा और ये शो काज नोटिस होगी और कारण पूछा जाएगा, क्योंकि भाई सिद्धांत ये है नेचुरल जस्टिस का कि आडी अटर्म पर टर्म, यानी कि दूसरे पक्षकार को भी क्या किया जाए, सुना जाए। कई लोग इस समय देखिए, इस समय बंद, कूलर अपने आप बंद हो जाएगा, बंद करने की आवश्यकता नहीं है भाई, क्योंकि आपका देखिए पनौती बहुत ज्यादा इस समय लग रहे हैं भाई। कौन पनौती नहीं जानता, पनौती मतलब ये होता है आपका, मैंने पिछली बार जो पनौती लग रही थी ये ऑनलाइन क्लास में लग रही थी, कभी वीडियो रुक जाती थी, तो कभी नेट गायब हो जाता था, तो कभी कैमरा हैंग कर जाता था। इस बार पनौती समस्याओं की लगी हैं। पनौती मतलब कुछ न कुछ कार्य में क्या आ जा रही है, बाधा। तो अमृत भाई बताइए, छाता वाता लेकर नहीं आ रहे हैं क्या? जो भी बाधाएं आए तो अमृत भाई अब छाता लेकर आइए, छाता खोल दीजिए, ताकि बाधा छाता के ऊपर से क्या हो जाए, निकल जाए। जैसे अल्ट्रा वायरस किरणें आपका ओजोन परत आने ही नहीं देती, तो ये अमृत भाई को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है कि ऐसा कुछ करें छाता के साथ, जिससे पनौती क्या करे, यानी कि छाता लेकर आइए कल से तो बैग में भर के भाई। छाता भाई लेकर आते थे, इसीलिए इनका नाम छाता वाला हो गया है, आप लोग ना कहिएगा। हाँ, नहीं तो भाई छाता वाला, यानी कि छाता लेकर आते थे, बिस्कुट विस्कुट भी लेकर आते थे ताकि गर्मी में पियो के क्या करें, पानी पी लें। आगे देखिए भाई आपका, तो इसका मतलब ये हुआ कि सोच काज नोटिस जारी किया गया, यानी कि एक के खिलाफ लिखित आदेश दिया गया कि क्यों ना तुम इतने साल के लिए आपका बांड भरो, कि तुम परेशान क्या रखोगे कायम, क्योंकि नेचुरल जस्टिस है भाई, ये को भी क्या किया जाएगा, सुना जाएगा। अब आगे देखिए 112, न्यायालय में उपस्थित व्यक्ति के बारे में प्रक्रिया। अब आप लोग एक एक लाइन चलते रहे। अगर ए कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में हाजिर हैं तो क्या समन भेजा जाएगा कि वहीं उसे दे दिया जाएगा आदेश, वहीं दे दिया जाएगा? क्या मतलब भाई, हाथों हाथ। अब यहाँ आपका सीपीसी में अच्छा क्वेश्चन बनता है, आदेश 5 का नियम 1 से बनता है कि कब समन इशू करना या कब समन जारी करना आवश्यक नहीं है। तो जब डिफेंडेंट या जब प्रतिवादी न्यायालय में हाजिर हो और वादी के दावे का आप दावे को एक्सेप्ट कर लें, तो प्रतिवादी के नाम समन जारी किया जाएगा कि नहीं? नहीं। उसी प्रकार क्या 111 का जो शो का जो नोटिस कारण बताओ नोटिस आदेश दिया गया है कि तुम आकर कारण बताओ, तो क्या अगर वह व्यक्ति कार्यपालक मजिस्ट्रेट के ही यहाँ है तो क्या नोटिस जारी किया जाएगा कि उसे वहीं बता दिया जाए, बता दिया जाए? कौन सी धारा हो गई? 112। आगे चलिए, ऐसे व्यक्ति के बारे में समन या वारंट जो उपस्थित नहीं है, यानी कि जब कार्यपालक ए, अब इसी उदाहरण पर चलते रहे, यदि ए कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में उपस्थित नहीं है तो ऐसी दशा में अगर ए जेल में नहीं है तो ए को कॉल किया जाएगा, बुलाया जाएगा और ए के खिलाफ क्या जारी होगा, समन। और अगर ए जेल में है तो जेलर के नाम वारंट जारी किया जाएगा कि आप इस व्यक्ति को इस तारीख को कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष क्या करिए, उपस्थित। तो बाहर है तो क्या जारी होगा, समन। और जेल में है तो क्या जारी होगा, आपका कह सकते हैं कि वारंट।
परंतु जब कभी ऐसे मजिस्ट्रेट को प्रोविजो बहुत खतरनाक है 113 का, देखिए फिर एक बार देखिए भाई इसको, अगर वह व्यक्ति कारागार में नहीं है तो जनरली क्या जारी होगा, समन। और समन के साथ आपका कह सकते हैं कि एक बताया जाएगा अगली धारा में 114 भी देख लीजिए। जब समन जारी होगा तो 111 की आदेश की एक कॉपी उस कॉल लेटर के साथ क्या होगी, अटैच। तभी तो जानेगा कि क्या सूचना मिली है। अगर ऐसा व्यक्ति आपका जेल में है, कारागार में है, तो क्या जारी होगा, समन की वारंट जारी होगा। तो वारंट किसके नाम जारी होगा, जेल के बाहर साधक अधिकारी यानी कि जेलर के नाम। और जेलर से कहा जाएगा कि आप इनको लेकर कार्यपालक मजिस्ट्रेट के यहाँ क्या करिए, आइए। ले परंतु परंतु ही बहुत महत्वपूर्ण है, सतर्क रहना है। इस पर अन्ना हजारे का अच्छा उदाहरण आप देख सकते हैं। अन्ना हजारे हमें चाहिए जन लोकपाल के लिए आंदोलन कर रहे थे, यानी कि ओम्बडसमैन के लिए आंदोलन कर रहे थे। फिर आपका कार्यपालक मजिस्ट्रेट गए उनके आवास से, वो जैसे निकल रहे थे तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने कहा कि हमें गारंटी दीजिए 107 के तहत सीआरपीसी, हमें श्योरिटी दीजिए कि आप आंदोलन करने नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके आंदोलन से आपका समाज की क्या डिस्टर्ब हो सकती है, पीस यानी कि शांति व्यवस्था। तो अन्ना हजारे ने कहा कि हम गारंटी नहीं देंगे, श्योरिटी नहीं देंगे, जो करना हो आप करिए। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट आधा घंटा मनाए, नहीं माने अन्ना हजारे, और लगा कार्यपालक मजिस्ट्रेट को कि अगर ऐसे व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करके जेल न भेजा जाए तो ये तुरंत परेशान को क्या कर देगा। तो अब समन मन नहीं, आपका ये पूरा प्रक्रिया नहीं। अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को लगता है कि तुरंत कार्यवाही आवश्यक है तो अब समन नहीं जारी होगा, तुरंत गिरफ्तारी का क्या होगा, आदेश। तो अब तुरंत आपका एक सेक्शन और पढ़ना है भाई, आपका 44 सीआरपीसी। अगर कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बंद कर दिए कूलर कूद, कोई दिक्कत नहीं, अब मौसम सही हो गया है थोड़ा। अगर कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिस, फिर एक बार देखिए 44 को कोरिलेट करिए, जिस व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकता था और वह व्यक्ति उसकी उपस्थिति में है, तो क्या वारंट जारी करना आवश्यक है कि गिरफ्तार कर ले कार्यपालक मजिस्ट्रेट, गिरफ्तार कर ले, कौन सी धारा में, 40 को। तो वारंट जारी नहीं हुआ, तत्काल वहीं कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने अन्ना हजारे को तुरंत क्या किया, उतरते ही सीढ़ी से और कहाँ भेज दिया, जेल। लेकिन ये कब, जब अर्जेंट मामला हो, यानी कि आपका तत्काल गिरफ्तारी क्या हो और नहीं की गई तो हर हाल में ये पीस को क्या कर देगा, ब्रीच। बहुत कड़ा नियम है। 114 बता ही दिया गया कि जब 111 का आदेश माने जब समन भेजा जाएगा तो 111 वाले आदेश की एक कॉपी उसके साथ क्या होगी, नथी। जब आदेश एक को भेजा जा रहा है, समन भेजा जा रहा है, तो 111 की एक कॉपी क्या रहेगी, संकलन। 115 आइए, व्यक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति देने की शक्ति, यानी कि पर्सनल अपीयरेंस से छूट दी जा सकती है। देखिए भाई, आपका पर्सनल अटेंडेंस से, पर्सनल अपीयरेंस से छूट दी जा सकती है। तो आपका फिर एक बार देखिए, ए के नाम समन जारी किया गया, सो काज नोटिस जारी की गई, कहा गया कि तुम कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास आओ और कारण बताओ क्यों न तुमसे श्योरिटी ली जाए, ये पूछा गया। तो अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट चाहें तो ए को पर्सनल अपीयरेंस से छूट दे सकता है, यानी कि
स्वयं उपस्थित होने से क्या दे सकता है छूट, और कह सकता है कि आप अपने अधिवक्ता के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से हाजिर हो जाइए, आपको सशरीर आने की आवश्यकता नहीं। तो ज़्यादा लोग करते क्या हैं, अपने वकील साहब को दे देंगे 500, वकील साहब जाकर उनकी ओर से हाजिर हो जाएंगे और मामला प्रयास करेंगे कि रफा दफा करा दिया जाए, शो काज नोटिस को रद्द करा दिया जाए। क्या करा दिया जाए? रद्द। तो भाई वकील साहब पेश हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं, लेकिन कब? जब पर्सनल अपीयरेंस से क्या दे दी गई हो ऐसे व्यक्ति को छूट, यानी कि कहा गया है ऐसे कि तुम स्वयं न हाजिर हो, अपने किसको भेज दो अपनी ओर से? अधिवक्ता साहब को। 116 को पूछा जाता है, अब जो इतिला या सूचना मिली है, जो इंफॉर्मेशन मिला है, उसकी सच्चाई की जांच होगी, इंक्वायरी होगी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, फिर एक बार समझिए, दो लाइन ही बताएंगे, इसको लंबा है लेकिन दो लाइन जानना है। एक के खिलाफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को जो इंफॉर्मेशन मिला है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, क्या वह सूचना, यानी कि क्या वह सूचना ट्रू है कि फॉल्स है, यानी कि क्या वह सूचना सही है कि गलत है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट इसकी क्या करेंगे? इंक्वायरी, यानी कि जांच। तो किस धारा में जांच करेंगे? तो सेक्शन याद रखना है, कौन सी धारा में? 116। दो पॉइंट याद रखिए और कुछ नहीं इसमें। जांच कितने दिनों में पूरी कर ली जानी चाहिए, समय पूछा जाता है प्री में, तो समय याद रखिए आपका कितने दिनों में? 6 मंथ। फिर एक बार समझिए, यहीं प्री में पूछा जाता है कि कितने दिनों में इंक्वायरी को पूरा कर लेना चाहिए, तो रट कर जाएगा कितने दिन? 6 मास। और जांच में जो साक्ष्य लिया जाएगा वह कैसे लिया जाएगा, दूसरा क्वेश्चन बनता है। तो जिस प्रकार समन मामलों के विचारण में एविडेंस लिया जाता है, फिर एक बार समझिए, दो बातें फिर समझिए, यही दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं। आपका इंक्वायरी कितने डेज में कंप्लीट कर लेनी चाहिए? तो 6 मंथ में, यानी कि सच्चाई की क्या मांगा जाए कि नहीं। और जब भी इंक्वायरी में एविडेंस लिया जाएगा, तो अगला क्वेश्चन आया, तो एविडेंस किस प्रक्रिया द्वारा लिया जाएगा, साक्ष्य कैसे लिया जाएगा? तो एक वाक्य बस याद रखिएगा, जिस प्रकार समन मैटर के ट्रायल में, समन मामलों के विचारण में साक्ष्य लिया जाता है, तो समन मामलों के विचारण में कैसे साक्ष्य लिया जाएगा, इसका उल्लेख किया गया है। देखिए तो 274 है कि कौन धारा? मुझे लगता है 274 होना चाहिए। देखिए तो एक बार, समन मामलों के विचारण में साक्ष्य, सही है ना? देखिए सीआरपीसी की धारा 274 के तहत समन मामलों के ट्रायल में कैसे साक्ष्य लिया जाएगा, तो सार लिखा जा भाई। सार मतलब कि मेन मेन चीजें, यानी कि जब एविडेंस लिया जाएगा तो शब्द सह नहीं लिखना है, वर्ड बाय वर्ड नहीं लिखना है, बल्कि उसका क्या लिखा जाता है? सारांश, यानी कि मुख्य मुख्य बात। ये नहीं कि पूरा पोथी पत्रा बना दीजिए आपका 400 पेज का, 2 पेज में मुख्य मुख्य बातें क्या करिए। तो फिर एक बार कोरिलेट करके बताइए, एफआईआर शब्द सह लिखी जाती है कि एनसीआर? वर्ड बाय वर्ड कौन लिखी जाती हैं? और मेन मेन चीजें किस में लिखी जाती हैं? एनसीआर। उसी प्रकार आपका आपका फिर एक बार समझिए, समन मामलों में जो एविडेंस लिया जाता है उसमें क्या लिखा जाता है? मुख्य मुख्य बातें। इत्तिला की सच्चाई की जांच भी हो गई। अब जांच के बाद या तो इत्तिला सत्य पाई जाएगी या क्या पाई जाएगी? झूठी। यानी कि या तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट इतिला को क्या पाएंगे? ट्रू, या क्या पाएंगे? फॉल्स। तो अगर ट्रू पाते हैं
तो आपका कौन सा सेक्शन अप्लाई करेगा। और अगर आपका कह सकते हैं कि फॉल्स पाते हैं तब कौन सा सेक्शन अप्लाई करेगा। तो यही आपको याद रखना है। अगर सत्यता अगर जांच में ये पाया गया कि ये बात सही है कि इस व्यक्ति से आशंका है कि ये पीस को क्या कर सकता है, ब्रिज, तो आपका 117 लागू होगा। कौन सा सेक्शन अप्लाई करेगा, 117। और ये पाया गया कि किसी ने झूठी सूचना दे दी थी, फॉल्स इंफॉर्मेशन दे दिया था, इसके खिलाफ ऐसी कोई संभावना नहीं है कि यह व्यक्ति पीस को क्या कर सकता है, ब्रीच। तब कौन सा सेक्शन लागू होगा, 118। फिर एक बार कवर करिए। देखिए आपका देहात में 107/116 की कार्यवाही। 107/116 का मतलब ये हुआ कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने शोकाज नोटिस जारी की और जांच प्रारंभ कर दी है कि क्या आपसे प्रत्याभूत या श्योरिटी पीस के लिए मांगा जाए कि नहीं। और जांच के बाद अगर सूचना क्या पाई जाती है सत्य, तो कहेंगे कि बांड भरो और आदेश 111 वाला अंतिम हो जाएगा। अगर सूचना ये पाई जाती है कि ये आपका क्या था, असत्य मामला था, तो ऐसा शो काज नोटिस बना रहेगा कि रद्द होगा, रद्द होगा। इसी प्रकार आप शो काज नोटिस को कोरिलेट करिएगा हैबियस कार्पस की रीट से। मैं फिर बता रहा हूँ, बिहार में आया भी था। रूल निसी या शो काज नोटिस, अगर किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को डिटेन किया है इलीगल तरीके से, तो रूल निसी या शो काज नोटिस जारी होती है। अगर डिटेन सही है तब तो भाई कोई बात नहीं, और गलत है तो रूल इसी को अंतिम कर दिया जाता है। यानी कि इसका मतलब कि हैबियस कार्पस की क्या जारी होती है, रीट। तो रूल निसी किस रीट से रिलेटेड है, हैबियस कार्पस। तो यहाँ भी आपका कारण बताओ नोटिस जारी किया गया 111 में, और जांच उच कर ली गई, किस धारा में जांच की गई, 116। जांच में सत्यता पाई गई तो अंतिम आदेश किसमें दिया जाएगा कि बंड भरो, 117। और जांच में नहीं सत्यता पाई गई तो कौन सी धारा, 118। तो इसको कल और चल बताया जाएगा भाई। कल आपका शुरू हो जाएगा 125 भी। एक क्वेश्चन आपका बनता है, उसमें 3-4 एंगल से पढ़ना है। तो देखिए थोड़ा पढ़ कर आइए, सही रहेगा। आपका हिंदू लॉ में मेंटेनेंस थोड़ा पढ़ कर आइएगा, मेंटेनेंस का चैप्टर चलेगा। मुस्लिम लॉ में मेंटेनेंस, तब सीआरपीसी की धारा 125 से 128। 2 लेक्चर कम से कम लगेगा मेंटेनेंस में, क्योंकि आपका समाज में भी उचित है और कानून में भी। तो कल इधर खत्म करके मेंटेनेंस पर आ जाएंगे। तो कल क्लास अगला चलेगा भाई आप